गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्लस टू बिजनेस स्टडीज़ का हमारा चैप्टर चल रहा था 3.1। अभी तक हमने भारत सरकार द्वारा जो आर्थिक सुधार के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कदम उठा रहे थे, उसमें अभी तक हमने 2 ही कदम करे थे। अब हम तीसरा कदम कर रहे हैं, राजकोषीय सुधार। राजकोषीय सुधार, फिस्कल रिफॉर्म्स। राजकोषीय सुधार, फिस्कल रिफॉर्म्स। अब जो सरकार की आय और व्यय से संबंधित जो राजनीति होती है, सरकार की आय और व्यय से संबंधित जो नीति होती है, उसे बोलते हैं राजकोषीय नीति। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या थी राजकोषीय घाटे की, और 2014-15 में जो राजकोषीय घाटा था वो जीडीपी का 4.1% था, 4.1। जो राजकोषीय घाटा था वो जीडीपी का 4.1% था। अभी राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटे का अर्थ ये है कि जब सरकार के कुल व्यय कुल आय से अधिक हो जाए, मतलब सरकार के टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन टोटल इनकम, सरकार के कुल व्यय कुल आय से ज़्यादा हो जाए तो उसे बोलते हैं राजकोषीय घाटा। अब ये जीडीपी क्या होती है? जीडीपी होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सरल सकल घरेलू उत्पाद। एक देश में एक साल के अंदर समस्त उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जब जोड़ दिया जाएगा उसे बोलेंगे हम जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब राजकोषीय घाटे का समाधान कैसे किया गया? समाधान, जो राजकोषीय घाटा चल रहा था उसके समाधान के लिए सरकार ने अपने जो टैक्स सिस्टम था, टैक्स प्रोसीजर था, उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए। नंबर 1, अधिक से अधिक लोगों को कर दायरे में लाने के लिए टैक्स नेट होता है कर दायरा, कर के दायरे में लाने के लिए व्यक्तिगत जो कर की दरें थी और जो कंपनी के कर की दरें थी उसमें काफ़ी कमी कर दी गई, जिससे अधिक से अधिक लोग कर के दायरे में आ गए, टैक्स नेट में आ गए। दूसरा सुधार, जो टैक्स प्रोसीजर था, टैक्स प्रोसीजर को बिल्कुल सिंपल कर दिया गया, सरल कर दिया गया। जो कर की प्रक्रिया थी उसका सरलीकरण किया गया, बिल्कुल सिंपल किया गया। और तीसरा इसमें था आयात कर, इंपोर्ट ड्यूटी। जो आयात कर था, इंपोर्ट ड्यूटी थी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट दी गई, हैवी डिस्काउंट, भारी कटौती दी गई हमारे इंपोर्ट ड्यूटी में। इससे आपका राजकोषीय घाटा का समाधान किया गया। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, सरकार ने और कौन से कदम उठाए। नंबर 4, सरकार की तरफ से कदम उठाया गया आर्थिक सुधार के लिए मॉनेटरी रिफॉर्म्स, मौद्रिक सुधार। मॉनेटरी रिफॉर्म्स, मौद्रिक सुधार।
अब मौद्रिक सुधार के लिए मौद्रिक नीति बनाई गई। मौद्रिक नीति वह नियंत्रण नीति होती है जिसमें केंद्रीय बैंक, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सामान्य आर्थिक नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है। और इस नीति से संबंधित जो सुधार किए जाएंगे वो कहलाएंगे मौद्रिक सुधार। अब मौद्रिक सुधार में कौन कौन से मुख्य बिंदु थे? नंबर 1, SLR, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, इसको कम किया गया। SLR रेशियो होता है एक परसेंटेज होती है, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, ये बैंकों के लिए कम कर दिया गया। अब बैंक को क्या करना पड़ता है? बैंक को अपने पास जितनी उसके पास शुद्ध मांग होती है, नेट डिमांड, शुद्ध मांग जितनी होगी, एंड टाइम लायबिलिटी, समय दायित्व, बैंक के पास जितनी शुद्ध मांग है, नेट डिमांड और जितनी टाइम लायबिलिटी है, इसका कुछ परसेंटेज बैंक को अपने पास लिक्विड फंड के रूप में रखना पड़ता है। लिक्विड फंड के रूप में, तरलता कोष के रूप में बैंक को अपने पास शुद्ध मांग और समय दायित्व, टाइम लायबिलिटी का कुछ परसेंटेज SLR के रूप में, लिक्विड फंड के रूप में रखना पड़ेगा, तरलता कोष के रूप में। तो सरकार ने क्या किया? SLR को कम कर दिया। नंबर 2, मुख्य बिंदु 2 क्या था? जो बैंक में लोग पैसे जमा कराते हैं उस पर जो ब्याज की दर है, ब्याज की दर निर्धारित करने के लिए बैंक को स्वतंत्रता दे दी गई कि वो स्वयं ही बैंक की रेट निर्धारित करे, इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर ऑन डिपॉजिट। बैंक में जो भी लोग पैसे जमा कराएंगे उस पर ब्याज दिया जाएगा बैंक के द्वारा, तो उसकी रेट के लिए बैंक को स्वतंत्रता प्रदान की गई। तीसरा मुख्य बिंदु था इसका, बैंक की आय पहचान के लिए नए नए स्टैंडर्ड फिक्स किए गए। आय पहचान, इनकम रिकॉग्निशन, आय पहचान के प्रमाप निश्चित किए गए, का पैमाना या स्टैंडर्ड, प्रमाप। जो आय पहचान के प्रमाप थे वो निर्धारित किए गए कि कौन सी बैंक की जो आइटम्स हैं, कौन सी आइटम को हम आय माने। बैंक की बहुत सारी इनकम होती हैं, तो कौन कौन सी आइटम बैंक की आय मानी जाएगी, उसके प्रमाप निश्चित किए गए। नंबर 4, जितने भी नेशनलाइज बैंक थे, राष्ट्रीयकृत बैंक, उनको पूंजी बाजार से अंश जारी करके धन एकत्रित करने की पूरी तरह परमिशन दे दी गई। जितने भी नेशनलाइज बैंक थे, नेशनलाइज्ड बैंक्स, राष्ट्रीय, जितने भी नेशनलाइज बैंक थे उन सबको कैपिटल मार्केट से, पूंजी बाजार से अंश जारी करके धन एकत्रित करने की पूरी तरह परमिशन दे दी गई। नंबर 5, जो प्राइवेट सेक्टर है, निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर वालों को भी बैंक खोलने की परमिशन दी गई कि प्राइवेट सेक्टर वाले भी अपनी तरफ से बैंक ओपन कर सकते हैं। बैंक ओपन की फैसिलिटी, बैंक ओपन कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर वाले। तो ये आपके मौद्रिक सुधार के मुख्य बिंदु थे 5। अब हम 5वां करते हैं,
पांचवा हमारे पास है पूंजी बाजार सुधार। कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स। पूंजी बाजार क्या होता है? ऐसा बाजार जहाँ पे प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाएगा, अपने शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड को जब जहाँ पे क्रय विक्रय किया जाएगा, परचेज सेल की जाएगी, वो कहलाएगा पूंजी बाजार। अब पूंजी बाजार से संबंधित जो सुधार किए जाएंगे उसे बोलेंगे पूंजी बाजार सुधार। अब इसमें कौन कौन से कदम उठाए गए? नंबर 1, जितने एनआर थे आपके, नॉन रेजिडेंट इंडियन एंड फॉरेन कंपनीज, विदेशी कंपनियां, नॉन रेजिडेंट इंडियन, अनिवासी भारतीय और विदेशी कंपनियों को भारतीय कंपनियों से शेयर परचेस करने की जो लिमिट थी, सीमा थी, वो समाप्त कर दी गई। एक स्कीम लागू की गई थी इसमें, पोर्टफोलियो निवेश स्कीम। पोर्टफोलियो निवेश स्कीम के अंतर्गत अनिवासी भारतीय और विदेशी कंपनी भारतीय कंपनी के शेयर परचेस करने की सीमा को बढ़ा दिया गया। पोर्टफोलियो निवेश स्कीम का अर्थ है आपको अपनी प्रतिभूतियों में निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, प्रतिभूतियों को खरीदना है। दूसरा इसमें कदम उठाया गया सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। इस बोर्ड का काम ये था कि जो हमारी कैपिटल मार्केट है, पूंजी बाजार, इस पर नियंत्रित किया जाएगा इस बोर्ड के द्वारा। सेबी की स्थापना की गई, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड स्थापित किया गया जो पूंजी बाजार को नियंत्रित करता था। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। जो ऋण पत्रों पर ब्याज डिसाइड किया जाता था उसके लिए कंपनी को अब प्रतिबंध से हटा दिया गया। अब जो पूंजी ऋण पत्र पर ब्याज निर्धारित किया जाएगा वो मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित किया जाएगा, डिमांड एंड सप्लाई द्वारा। डिमांड और सप्लाई की सहायता से ऋण पत्रों पर ब्याज निश्चित किया जाएगा। नंबर 4, एक ऑफिस था CCI। इस ऑफिस का नाम था कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू। इस ऑफिस का क्या काम था? जितने भी शेयर इशू किए जाते थे उनके प्राइस फिक्स करता था, लेकिन इस ऑफिस को भी समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी अपने शेयरों का प्राइस स्वयं निर्धारित करती है। नंबर 5, प्राइवेट क्षेत्र में, जो प्राइवेट क्षेत्र है हमारा, निजी क्षेत्र, उसके अंदर म्यूचुअल फंड स्थापित करने की परमिशन दे दी गई। म्यूचुअल फंड, प्राइवेट सेक्टर को म्यूचुअल फंड स्थापित करने की परमिशन दे दी गई। नंबर 6 पॉइंट, जितने सब ब्रोकर थे, सब ब्रोकर्स जिनकी सहायता से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सब ब्रोकर की रजिस्ट्री कंपलसरी कर दी गई कि जितने भी सब ब्रोकर हैं उनकी रजिस्ट्री जरूर होनी चाहिए। तो ये थे पूंजी बाजार सुधार के लिए कौन कौन से सरकार ने कदम उठाए थे।